Hello students, today we are going to start with the new chapter which is electromagnetic induction. In this chapter today we will start with the first question which is magnetic flux, right? तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ओके तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपको कुछ बता दूं, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? एज्यूम करो एक हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, राइट? कोई पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली कितना लाइन ऑफ फोर्स पास हो सकता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. करेक्ट? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना. समझो कोई पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? आपने ऑलरेडी देख लिया रहेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैंने बताया वही मेरा फर्स्ट पॉइंट है. हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफाइन क्या है. तो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन यहाँ पे लिख के दे दिया है. बता भी देता हूँ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? क्या? बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. कोई पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? कुछ कंडीशंस हैं. वो जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट जरा ध्यान से समझना, राइट? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड is called magnetic flux through that area. Simple point, एकदम इजी सा डिफाइन है. आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब सिर्फ यही है कि कोई पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल पॉइंट, राइट? एक और फर्स्ट पॉइंट तो आपने समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट पॉइंट है क्या. फर्स्ट पॉइंट मैंने डिफाइन बताया है, बहुत इजी सा डिफाइन है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through a particular area placed in the magnetic field is called as magnetic flux through that area. देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा. सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. मैं आपको एकदम डिटेल में आज समझाने वाला हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या. सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. मींस कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखने मिलेगा. करेक्ट? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. पॉइंट क्लियर समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फर्स्ट पॉइंट हमने डिफाइन बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक कैसा क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी हमने देख लिया. चलो अच्छा, एक बात मैं आपको यहां से डिस्कस करने वाला हूं कि स्केलर क्वांटिटी. देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट हमारा याद करो, मैंने क्या क्या बताया था. मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? एरिया, फिजिक्स में हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा इजी हो जाता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिस चीज से बना हुआ है वो खुद एक वेक्टर है. ध्यान से समझना. याद है फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? नॉर्मली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मींस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया को हम फिजिक्स में एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं. एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, वे दोनों वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो आंसर है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है. तो पॉइंट ऐसा बनता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी कैसे बन सकता है. बहुत इजी सा तरीका है. दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट? दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें या फिर स्केलर प्रोडक्ट करें तो हमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी स्केलर. पॉइंट क्लियर समझ में आता है? ये ऑलरेडी आपने 11th में देखा है कि वेक्टर्स के बारे में हमने देखा था ऑलरेडी वहां पे कि दो वेक्टर्स का कैसा प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर स्केलर आए. तो आंसर एक ही है, स्केलर प्रोडक्ट करो. स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं. तो पॉइंट एकदम सिंपल है कि जो फ्लक्स है, जो स्केलर क्वांटिटी, ये बना दो वेक्टर क्वांटिटी से. तो सिंपल सी बात है, उन दो वेक्टर क्वांटिटी का आपको स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा या फिर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो जाके आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. पॉइंट क्लियर है? ओके. तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी, ये तो बना दो वेक्टर क्वांटिटी से है. तो उन दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, उन दो वेक्टर क्वांटिटी का आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा. डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो पॉइंट जरा ध्यान से समझना. तो जो मैंने डिफाइंड आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फर्स्ट पॉइंट बताया था, एक और डिफाइन पॉसिबल है, वो मैंने आपको थर्ड पॉइंट में यहां पे लिख कर दिया है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और डिफाइन पॉसिबल है. मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट.
स्केलर प्रोडक्ट बोलो या फिर आप डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे तो भी चलेगा, दोनों बोलते हैं, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कौन से दो चीज का हमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, वो दो जो वेक्टर क्वांटिटीज थे उनकी, कौन सा दो वेक्टर क्वांटिटी था, एक था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, और एक एरिया जिसको हम फिजिक्स में एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से समझ लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होता है बी बार, इसका बहुत सारा नाम है, 3 नाम है, मैंने तीनों नाम आपको यहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा बोर्ड पे। एक नाम तो है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, बी बार जो होता है, बी बार को हम मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, करेक्ट। एक और नाम है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर भी बोलते हैं, एक और नाम है वो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो तीनों में से मैं हर बार कुछ अलग अलग नाम बोलूंगा तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब भी बी बार, राइट, बी बार मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बोलूंगा तो भी आप समझ लेना कि मैं बी बार की बात कर रहा हूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोलूं तो भी आप समझ जाओ कि मैं बी बार की ही बात कर रहा हूं। तो पॉइंट क्लियर है? तो मैग्नेटिक मींस बी बार का आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा विथ ए बार, एरिया वेक्टर। क्लियर पॉइंट? तो मैंने आपको 3 पॉइंट समझा दिया। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफाइन क्या है, सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन किया हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया। किस चीज का डॉट प्रोडक्ट किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया जो कि स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट क्लियर है? अब चलो कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम ये करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको यहां बताया था कि पर्टिकुलर एरिया से जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रहा है, मैं वर्ड को बहुत जोर दे रहा हूं, नॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली पास होते हैं उनको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? चलो, तो हमारे पास यहां पे एक पॉइंट ऐसा है कि फॉर अ प्लेन एरिया, हम एक ऐसा एरिया ले रहे हैं जो प्लेन है, प्रॉपर फॉर अ प्लेन एरिया, एक प्लेन है जिसका एरिया कैपिटल ए है और उस प्लेन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी बार। देखो आपको दिखता होगा यहां पे मैंने लिखा हुआ है, राइट। फिर से रिपीट करता हूं, हमने एक एरिया एज्यूम किया है, एक प्लेन है, एक प्लेन, उस प्लेन का एरिया है कैपिटल ए और उस प्लेन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसका स्ट्रेंथ है बी, राइट है। चलो, इस चीज के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बात समझना, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि वी हैव टू कंसिडर अ प्लेन, राइट। एक प्लेन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये प्लेन हमने ऐसा कंसिडर किया है कि इसका जो एरिया होगा दैट विल बी ए। एरिया जो है, एरिया जो होगा हमको, वो एरिया है हमारे लिए ए इज द एरिया। ए क्या है? ए इज द एरिया। चलो, मैंने क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आपको 2 पैरामीटर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पैरामीटर इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड द सेकंड पैरामीटर इज एरिया वेक्टर। क्लियर? चलो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले मैं दोनों चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ध्यान देना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया का कुछ ना कुछ तो एक एरिया वेक्टर होगा। चलो एज्यूम करते हैं दिस इज द एरिया वेक्टर, ये हमारे लिए एरिया वेक्टर है। ए बार बोलता हूं, ए बार इज द एरिया वेक्टर। दिख रहा है आपको? आई होप सब प्रॉपर्ली क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस ए बार इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस प्लेन हैविंग एरिया ए, मींस कैपिटल ए, राइट। हाँ, इस प्लेन को मैंने बताया था, इस प्लेन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी है। चलो, वो मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा। एज्यूम करो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी बार। पॉइंट समझ में आ रहा है? ए बार और बी बार कह रहे, पहले समझो। दिस ए बार इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस प्लेन हैविंग एरिया कैपिटल ए एंड दिस बी बार इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया आपको बी बार को बहुत सारा नाम है। देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर आप बोल सकते हो, करेक्ट ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, हमारा काम है यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। देखते हैं क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ए बार और बी बार के बीच में कुछ तो एंगल बन रहा है यहाँ पे। सपोज दैट एंगल इज थीटा। हम एज्यूम करते हैं दैट द एंगल इज थीटा। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो एक बात मुझे बताना, पहले मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाते हुए स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हमको लेना है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हमको लेना है।
पॉइंट एकदम क्लियर है। मैंने बताया था आपको नॉर्मल वाला मैग्नेटिक फील्ड है, देखो पॉइंट पे यहाँ पे लिखा भी एकदम क्लियरली, पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है। क्लियर? ओके, तो सरफेस को परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ये बी बार को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बी बार को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और हमारा काम है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जिसको हम नॉर्मल कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि नॉर्मल वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं इस बी बार को रिजॉल्व करता हूं दो पार्ट में, राइट। इस बी बार को जैसे हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, ये बी बार का जो एक कंपोनेंट आएगा दैट विल बी अलोंग ए बार, एक जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ए बार के अलोंग आएगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा पैरेलल कंपोनेंट वो यहाँ पे ऐसा आएगा, जिसका हमको कोई जरूरत नहीं, तो मैं बनाऊंगा नहीं, मुझे जिस चीज का जरूरत है हम वो बनाते हैं। देखो बी बार का जो हमारे लिए नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट ये ए बार दिख रहा है, ये ए बार के अलोंग ही आपको मिलेगा, ये ए बार के अलोंग ही आपको क्या मिलेगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट दिख रहा है, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ प्रॉपर से। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये नॉर्मल कंपोनेंट कैसे आएगा। देखो ये जो है, राइट, याद है ना आपको यहाँ पे ए बार था, मैंने क्या बताया, ये बी बार का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो भी ए बार के अलोंग ही होगा। इस बी बार का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कहाँ होगा, वो बी बार के अलोंग, ये देखो ये बी बार का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ए बार के अलोंग है। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे हमारे लिए ये ऐसा, क्लियर? तो ये है हमारा, देखो ये जो वेक्टर मैंने ब्लू और ब्लैक कलर से बनाया, अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा है, वैसे तो आपको ब्लैक ही दिखता होगा। ये जो लाइन बनाया मैंने, ये वाला लाइन, ये लाइन जो वेक्टर है ये वेक्टर ए बार है। ए बार मीन्स एरिया वेक्टर, इस प्लेन का एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर के अलोंग ही आपको ये बी बार मिलने वाला है, राइट। तो ये बी बार इसके अलोंग जो मिलेगा वो बी बार भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो बी बार होगा यहाँ पे, राइट, ऐसा। तो बी बार का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, बी परपेंडिकुलर बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी परपेंडिकुलर। ये वाले पार्ट को, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे समझो ऐसा नीचे लिख रहा हूँ। ये जो कंपोनेंट है बी बार का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक पैरेलल कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया, मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मीन्स बी परपेंडिकुलर, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आया? रिजोल्यूशन तो आपको आता ही होगा कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इस बी बार को अगर मैं रिजॉल्व करूं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मुझे मिलेगा बी बार का दैट विल बी बी कॉस थीटा, राइट। मुझे पैरेलल कंपोनेंट चाहिए तो पैरेलल कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, जिसका हमको कोई जरूरत नहीं है। मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्लियरली थियरी में पहले ही बता दिया कि नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक ही बात होता है, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया से, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है। देखो ये चीज यहां पे एकदम क्लियरली लग रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस डायग्राम के लिए अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो देखो कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर दिस डायग्राम, फॉर दिस प्लेन हैविंग एरिया कैपिटल ए, राइट, विथ एरिया वेक्टर ए बार एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बार, अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बहुत सिंपल होगा। मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देखा हमने, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। नॉर्मली कौन सा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, ये बी बार तो नॉर्मली नहीं है, बी परपेंडिकुलर नॉर्मली है, तो मैं बी परपेंडिकुलर को लूंगा, बी परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी बार। क्लियर? ऐसा, राइट। पासिंग थ्रू, कहां से, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, राइट, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तभी तो ये बी बार आ रहा है, नहीं तो बी बार कहां से आता था, राइट। तो ये आपका फ्लक्स का आंसर है, राइट है। चलो थोड़ा इसको और हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी बार, दिख रहा है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी बार का, इसका जो आंसर है दैट इज बी कॉस थीटा। क्या आंसर है, बी कॉस थीटा। क्लियर? और इनटू में हमारे पास क्या है, ए। क्लियर है? ओके। अब आपने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट तो सुना ही होगा। देखो यहाँ पे याद है, ये फर्स्ट पॉइंट से मैंने अपना ये फॉर्मूला बनाया, अब थर्ड पॉइंट से मैं इस चीज को प्रूफ कर दूंगा। देखो थर्ड पॉइंट देखा आपको, अब मैंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, राइट है, डॉट प्रोडक्ट जैसा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए बार डॉट बी बार को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। पॉइंट का सिंपल सा मतलब है, अगर डॉट जाएगा तो कॉस आएगा, सिंपल।
चलो तो रिवर्स लो, कॉस जाएगा तो डॉट आएगा, सिंपल। तो यहाँ से हम कॉस हटाते हैं और बीच में डॉट प्रोडक्ट लाते हैं और ऊपर वेक्टर देना पड़ेगा आपको साइन ऐसा, क्लियर। चलो तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो ये कॉस थीटा मैं हटा रहा हूँ, मुझे मिलेगा बी बार डॉट ए बार, क्लियर, ऐसा होगा। समझना, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसा। सो ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये तीन फॉर्मूला एक ही, समझो मतलब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, राइट। बी परपेंडिकुलर को ऐसा भी लिखा जा सकता है और इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट एकदम क्लियर होता है। देखो थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दिख रहा है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्केलार प्रोडक्ट। ये डॉट जो है, इस डॉट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट, ये इंटू नहीं है, राइट, ये इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हमने तीन नाम से बताया। एक तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं, एंड एरिया वेक्टर। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये पॉइंट आया कहाँ से वो भी सिखा दिया, मीन्स ये पॉइंट का मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया, करेक्ट है। तो अभी तक आई होप आपको पॉइंट 4 तक एकदम क्लियर है कि मैंने क्या क्या बताया, ठीक। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन हैविंग एरिया ए। कोई प्लेन से जिसका एरिया ए है उसके लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया, राइट। आप ये भी ले सकते हो, ये भी फॉर्मूला एक ही बात है, राइट। तो ये चाहिए तो आप पूरा ले लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन हैविंग एरिया ए, क्लियर ना, एंड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तीनों फॉर्मूलों के मैंने एक मतलब फॉर्म्स में लिखा है, अलग अलग फॉर्म्स में लिखा है ऐसा। तो ये हुआ फॉर्मूला, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक प्लेन लिया था, प्लेन बॉडी, एक प्लेन लिया था जिसका एरिया ए था और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा था, राइट। चलो इस पे हम कुछ स्पेशल केसेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी स्पेशल केसेस। तो इस चीज पे बेस्ड हम कुछ स्पेशल केस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कॉस थीटा आ रहा है, तो 4 केस पॉसिबल है। देखो 4 केसेस क्या है, मैं 1 बाय 1 आपको डायग्राम बता के ही बताऊंगा कैसे कैसे। देखो जो सबसे फर्स्ट केस है वो ऐसा है कि एक काम करते हैं, हम जो ये एरिया लिए थे ना, सेम वैसे ही एरिया, बस डायग्राम में थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी हमको कंटेंट पढ़ना है आगे, क्लियर। चलो ये एज्यूम करो दैट दिस इज योर प्लेन हैविंग एरिया ए, राइट। एरिया यहाँ पे कितना है, ये आपका एरिया वेक्टर ए बार, क्लियर। दिस इज द एरिया वेक्टर ए बार, ये आपका एरिया वेक्टर है ए बार, एरिया वेक्टर ए बार, करेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने क्या बताया, 4 केसेस पॉसिबल, राइट। सबसे पहला केस हम ऐसा करते हैं, ये जो थीटा है ना, थीटा, अच्छा बता दो ये थीटा है क्या। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्लियर है, ओके। तो ए बार और बी बार के बीच में मैं फर्स्ट वाले केस में 0 डिग्री का एंगल लेता हूं। कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल। मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का आंसर 0 डिग्री है तो इतना क्लियर है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कोई एंगल नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, कुछ समझो ये इसी के लाइन के अलोंग आपको मिलने वाला है, इसी के लाइन के अलोंग ही आपको मिलेगा। यहाँ पे बी बार भी इसी के लाइन के अलोंग मिलेगा, राइट, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है। अच्छा अगर 0 डिग्री का एंगल है तो cos 0 होता कितना है, cos 0 का आंसर 1 होता है। तो अगर मैं फाई का आंसर निकालू, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस केस, तो इसका आंसर होगा फाई विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, क्लियर है, एकदम सिंपल, ओके। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हमने अब ये समझा, अब इसको डॉट मत समझ लेना क्योंकि मैंने बार नहीं डाला है, वो डॉट नहीं है, वो इंटू ए, क्लियर। या फिर मैं सिंपल ऐसा लिखता हूँ, बी इंटू ए लिखता हूँ, राइट। सो वैल्यू ऑफ द फ्लक्स फॉर दिस केस इज बी इंटू ए, करेक्ट है। और ये जो फ्लक्स है ये कब मिला है, जब थीटा का आंसर 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ए बार और बी बार के बीच में 0 डिग्री का एंगल लिया है, अब सेकंड केस में क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में हम 90 डिग्री एंगल लेके देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इफ the angle between the area vector of this plane having area A, right, यहां पे हमने ये प्लेन कंसिडर कर लिया with area vector, this area vector as A bar is our area vector। मैंने क्या बताया, इस केस में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं थीटा का आंसर 90 डिग्री ले लूँ तो क्या होगा वो देखते हैं, करेक्ट। तो
थीटा 90, अच्छा थीटा है क्या पहले मैं बताया, मैंने ऑलरेडी आपको एक बार फिर से बता दूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार विच इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर, चलो यहाँ पे आते हैं, हमने क्या बताया अभी कि हमारा जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, सो द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 90 डिग्री, तो हमारा कुछ डायग्राम ऐसा आएगा। क्लियर, ऐसा कुछ डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंड दिस इज योर बी बार। क्लियर, फॉर दिस केस अगर ये वाला केस मैं देखूँ तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये 90 डिग्री पे है, अगर मैं थीटा का आंसर इस फॉर्मूले में 90 डिग्री पुट कर दूं तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स तो कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स फॉर दिस केस देयर इज नो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। क्लियर, तो ये फॉर्म, ये जो मैंने सेकंड केस यहाँ पे लिखा है, चलो कुछ डायग्राम में बता दूं कि कौन सा डायग्राम है। समझो ये हमारे लिए फर्स्ट डायग्राम है, क्लियर, और ये हमारे लिए सेकेंड डायग्राम है, करेक्ट। फॉर दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, ये केस में आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर मिलेगा दैट विल बी जीरो। क्लियर है पॉइंट, एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको, कुछ डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपली हमने कुछ केसेस बनाया है यहाँ पे जिससे एकदम और अच्छी तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। क्लियर, एंड इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। क्लियर, ओके, तो थर्ड पॉइंट में आते हैं, और मीन्स थर्ड केस, करेक्ट, 0 डिग्री हमने चेक कर लिया, 90 डिग्री चेक कर लिया। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, एंगल को 90 से कम करते हैं, मीन्स थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90, तो देखते हैं क्या होता है। चलो, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा का आंसर लेस देन 90 होगा तो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो ये हमारा वो प्लेन जिसका एरिया था कैपिटल ए, याद है ना सबको, ये हमारे लिए वो प्लेन। क्लियर, और इस प्लेन का एरिया तो हमको पता है ये कैपिटल ए है, तो एरिया वेक्टर जो है दिस एरिया वेक्टर इज ए बार, एरिया वेक्टर इज ए बार। हाँ, हमने क्या भी डिसाइड किया है, इफ थीटा इज लेस देन 90 तो क्या होगा, तो हमारा अभी जो केस है इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा 90 से कम है तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा 90 से कम होगा तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, राइट, ये जो डायग्राम होगा ये कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, दिस इज बी बार एंड दिस इज द एंगल थीटा विच इज ऑब्वियस दिख रहा है आपको कि इट इज लेस देन 90, राइट। तो ये केस में हमारा फ्लक्स का आंसर कितना आएगा वो तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये बोला जा सकता है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट समझो, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा का आंसर 90 से कम है तो ये जो cos थीटा है ना, आप देख सकते हो वैल्यू पुट करके 90 से कम का कोई भी एंगल पुट करो, आपको cos थीटा का आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगर cos थीटा का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा ही, राइट। सो फॉर दिस केस वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज पॉजिटिव, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, वैल्यू तो नहीं बट ऐसा बोला जा सकता है कि जो फ्लक्स है वो आपको ये केस में पॉजिटिव फ्लक्स मिलने वाले, करेक्ट, राइट। पॉजिटिव फ्लक्स मीन्स 0 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, और क्या, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। क्लियर, इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूँ, एकदम सिंपल हम चीज़ें कर रहे हैं। सो दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर केस 3, राइट। केस 3 में हमारा जो फ्लक्स मिलेगा वो हमको पॉजिटिव मिलने वाला है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, 0 डिग्री चेक कर लिया हमने, 90 डिग्री चेक कर लिया, लेस देन 90 चेक कर लिया, अब ग्रेटर देन 90 चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है ग्रेटर देन 90 में। थोड़ा यहाँ पे मजा आएगा आपको, ग्रेटर देन 90। चलो देखो डायग्राम भी समझ में आना चाहिए, डायग्राम जो हम कर रहे हैं, राइट। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर आपका जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे हो जाता है, तो वही हमारा एरिया ए, क्लियर, यही हमारा एरिया जो हमने ए एज्यूम किया था एरिया, ये एरिया ए लेते हैं, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है दैट इज ए बार, ये जो है ये ए बार होता है। क्लियर ना, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है थीटा इज 90 डिग्री। अच्छा थीटा है क्या, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के बीच में 90 से बड़ा एंगल है, तो क्या हुआ, चलो देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। कुछ आई थिंक ऐसा डायग्राम होगा, राइट, ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ये है बी बार, देख लो। क्लियर, 90 से बड़ा ही एंगल आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर ना, 90 से बड़ा एंगल आपको दिखता होगा ऑब्वियस है, देखो। सो दिस इज बी बार, अगर ऐसा है तो जो हमारा फ्लक्स है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो चेक करते हैं। क्लियर, ओके, ध्यान देना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा का आंसर 90 से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्या होगा, cos थीटा जो है ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट ना। चेक पुट करके देख लो, cos 180 देख लो, cos 180 का आंसर -1 होता है, 90 से बड़ा ही 180,
तो जब हम 90 से बड़ा एंगल पुट करेंगे तो कॉस ये जो है ना, ये इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का आंसर नेगेटिव होता है तो ये जो फ्लक्स है फाई, इसका आंसर भी नेगेटिव हो जाने वाला है। दैट मीन्स फॉर दिस केस, दैट मीन्स केस नंबर 4, फ्लक्स फाई विल बी नेगेटिव। ये केस में हमारा जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी नेगेटिव। फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ना पॉइंट? एकदम सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, फ्लक्स नेगेटिव कब होता है, फ्लक्स जीरो कब होता है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। अगर मैं आपको पूछूं ये 4 केसेस में मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे है, तो ऑब्वियस है आपका आंसर सर फर्स्ट वाले केस में हमको मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, राइट। ये वाले केस में B × A, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल हमारा है 0 डिग्री और कॉस का सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो 1 पे मिलेगा आपको, राइट ना। क्लियर? और कॉस का 1 आंसर कब आता है? 0 डिग्री पे ही आता है। तो आई होप अभी तक आपको एकदम प्रॉपर्ली समझा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 एक बार देख लो हमने क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में बस यही है कि जो सरफेस हमने यहाँ पे प्लेन लिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ प्लेन मीन्स प्रॉपर सरफेस है। प्रॉपर सरफेस है, इसके लिए डायरेक्ट वन टाइम में हमने पूरा फ्लक्स निकाल लिया। क्लियर है? यहाँ पे स्मॉल एरिया लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसा कुछ केस होगा, इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन, अगर हमारा जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, अगर सरफेस प्लेन नहीं है तो क्या करना होगा, तो आपको स्मॉल एरिया कंसीडर करना होगा, राइट। तो चलो स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं और आंसर निकालेंगे। देखो, वी डिवाइड द सरफेस इनटू एरिया DA। ये पॉइंट लिखने का सिंपल सा मतलब यही है, सरफेस प्लेन नहीं है। यहां पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, पॉइंट एकदम सिंपल है, हमारा जो सरफेस था वो प्लेन सरफेस था, एकदम प्लेन है, तो वन टाइम में हमारा फ्लक्स का आंसर आ गया। यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया लेने की जरूरत नहीं थी, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो केस है, इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन वी हैव टू डिवाइड दैट सरफेस इनटू स्मॉल एरिया DA, राइट। तो उस सरफेस को चलो हम स्मॉल एरिया DA में, पहले मैं आपको सरफेस बना के दिखाता हूँ कि कैसा था वो सरफेस। कुछ भी आप एक प्रॉपर, जरूरी नहीं है कोई ऐसा होना चाहिए, कोई भी एक सरफेस आप ले लो। जरूरी नहीं कोई शेप होना ही चाहिए, कैसा भी आप सरफेस लो चलता है। क्लियर? ऐसा कुछ समझो हमने सरफेस ले लिया है। ये सरफेस पे, अगर इस सरफेस पे अगर मैं चेक करूं तो ये तो ऑब्वियस है कि ये कोई प्लेन सरफेस तो है नहीं, राइट ना। तो यहाँ पे हमको एरिया भी डिफाइंड नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस पे हम एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा स्मॉल एरिया एज्यूम करते हैं, राइट। ये स्मॉल सा हमने एरिया एज्यूम कर लिया। अच्छा, ये स्मॉल एरिया है कितना, दिस स्मॉल एरिया इज DA। स्मॉल बोल रहा हूँ मीन्स D तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। दिस DA इज द स्मॉल एरिया। ये दिख रहा है इतना बड़ा जो अनइवन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस नहीं है, उसमें से जो स्मॉल एरिया है वो है DA। अच्छा, हर स्मॉल एरिया का खुद का अपना एक एरिया वेक्टर होगा। तो फॉर ये दिख रहा है ये स्मॉल एरिया DA, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक एरिया वेक्टर मिलेगा। वो एरिया वेक्टर मैं बनाता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, राइट। दिस इज द एरिया वेक्टर, ये आपके लिए समझो है एरिया वेक्टर। क्लियर? ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द एरिया वेक्टर, समझो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय DA बार बोलते हैं हम इसको, क्योंकि DA हमारा ए, देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे एरिया कैपिटल A था तो मैंने एरिया वेक्टर A बार ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल एरिया, क्योंकि हमारा जो काम है अभी तो स्मॉल एरिया में, तो स्मॉल एरिया में देखते हैं, फॉर स्मॉल एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज DA। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम DA बार बोलते हैं, और DA बार मैं यहाँ लिख देता हूँ DA बार। DA बार बात समझ में आती है? व्हाट इज DA बार? DA बार इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल पार्ट हुज एरिया इज DA। क्लियर? ओके। अच्छा, एरिया वेक्टर तो बना दिया। पॉइंट ये भी तो है कि इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड में आपको रखना है, तभी तो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद है, व्हेन इट इज प्लेस्ड, देखो यहाँ पे लिखा है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करना पड़ेगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करते हैं। एज्यूम करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बना देता हूँ। ये चलो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B बार। क्लियर? B bar is the magnetic field vector and this DA bar is the area vector of this small area. The angle between these two vector is, इसके बीच में हम एंगल कुछ assume कर लेते हैं। The angle between these two vector is थीटा, थीटा assume करते हैं, थीटा is the angle between these two vector। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ये दो वेक्टर के बीच में जो हमने एंगल लिया है वो है थीटा। अच्छा, तो इस केस में कैसे सॉल्व किया जाए, इस केस में फ्लक्स कैसे निकाला जाए? बहुत सिंपल है, जो ट्रिक हमने यहाँ पे यूज किया सेम वैसे ही ट्रिक है। लेकिन एक बात जरा समझो, यहाँ पे हमने फुल एरिया लिया था A, इसलिए मैंने फुल फ्लक्स ले लिया फाई। लेकिन यहाँ पे मैं फुल एरिया नहीं ले सकता। रीजन सिंपल है,
जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, नॉट प्लेन सरफेस नहीं है। तो अगर अनइवन सरफेस है तो आपको स्मॉल एरिया से डील करना पड़ेगा, उस स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, वी विल फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, इसलिए मैं d5 यूज कर रहा हूं। मैं स्टार्टिंग में मैंने फाई नहीं लिखा, रीजन बहुत सिंपल है, फुल एरिया ले रहे हो तो फुल फ्लक्स लो, फुल एरिया मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो स्मॉल एरिया देख रहा हूं, तो स्मॉल एरिया की वजह से स्मॉल फ्लक्स आएगा। सो द वैल्यू ऑफ d5 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये हम यूज करेंगे। सो द पर, अच्छा यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर आपको बताऊं मैं यहाँ से, तो वैसे ऑब्वियस है, यहाँ से आपको देख के मिलता है कि ये बी बार का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो क्या था, बी कॉस थीटा। सेम वैसे यहाँ पे भी है, ये जो बी बार है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी बी कॉस थीटा। So the formula for flux through the small area dA is perpendicular component of magnetic field into small area dA। क्लियर, इसी को मैं आगे भी सॉल्व करता हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है। अब बोलेंगे सर यहां का मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पे क्यों यूज कर रहे हो, पॉइंट ये बहुत सिंपल सा इसका रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया है मैंने, सिर्फ मैंने प्लेन चेंज किया है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी बी बार था, अभी भी बी बार था, पहले भी वो थीटा एंगल पे था, अभी भी मैंने उसको थीटा एंगल पे रखा हुआ है, पॉइंट क्लियर है, ओके। सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, बी कॉस थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे बी कॉस थीटा लिख लेता हूँ, b cos theta is the perpendicular component and this dA as it is, dA को मैं as it is लिखता हूँ। पॉइंट याद करो जो मैंने बताया था, cos थीटा हटेगा तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो सेम काम मैं यहाँ से करता हूँ, ये cos थीटा हटा देता हूँ, सो आई विल गेट b बार डॉट dA बार, करेक्ट। ये जो है ये फॉर्मूला देखो, ये जो भी है ना ये सब फॉर्मूलास मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, फ्लक्स, लेकिन वो फ्लक्स का विच इज फ्रॉम द स्मॉल एरिया dA, स्मॉल एरिया dA से जो फ्लक्स है वो मैंने लिखा है d5। अच्छा एक काम करते हैं, सिर्फ स्मॉल एरिया dA से थोड़ी फ्लक्स निकालना है हमको, तो पूरा फ्लक्स पूरे एरिया से फ्लक्स निकालना है। सो फॉर द फुल फ्लक्स phi you have to integrate this flux through small area, right। तो ये फ्लक्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर है, सरफेस इंटीग्रेशन होगा और क्या है, सिंपल, राइट। तो d5 का आप वैल्यू पुट कर लो, बहुत सारा वैल्यू आपके पास यहाँ पे सामने है। तो ऐसा देखो कैसा बहुत सारा फॉर्मूला पॉसिबल है, या तो ये फॉर्मूला लिख लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एक और तरीके से लिखा जा सकता है b cos थीटा d, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है b बार डॉट dA बार। तो जो जो पॉसिबल केसेस है मैंने सारे बता दिए यहाँ पे, जो जो आंसर देखो, ऐसा भी लिख सकते हो फॉर्मूला, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही साथ लिख दो, सब लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम, राइट। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, थ्रू दिस सरफेस विच इज अनइवन, राइट। ये एक ऐसा सरफेस जो अनइवन है, ये प्लेन सरफेस तो बिल्कुल नहीं है, नॉट अ प्लेन लिखा है हमने, देखो क्लियर। तो ये हमने फ्लक्स एक ऐसे सरफेस से निकाला जो अनइवन सरफेस, राइट, जो प्लेन नहीं है, तो उसका भी आंसर निकाला, प्लेन नहीं है वहां से फ्लक्स निकाल दिया, प्लेन था तो वहां से भी हमने फ्लक्स निकाल दिया, क्लियर। तो मैथमेटिक्स के साथ में आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो एकदम ध्यान से देखना पूरा लेक्चर्स को। तो यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाल दिया है, दिस फ्लक्स इज, आप समझ में आ रहा है ना, ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, ये वो सरफेस से फ्लक्स है जो प्लेन नहीं है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला, ये भी रेडी और वहां भी हमने रेडी करके रखा है, राइट। ये फ्लक्स का फॉर्मूला, ये स्मॉल एरिया से फ्लक्स, राइट, हमको फुल एरिया से फ्लक्स चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा कुछ ऐसा यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स के बारे में बता दूं, राइट। जो ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, आपने सुना भी होगा, पहले 11th में हमने ऑलरेडी ये सब चीजें की हुई है। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, राइट। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दो है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आप या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर यूज करो या तो आप यूज करो वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वेबर का आंसर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बता दिया एसआई यूनिट, राइट। ऐसा यूनिट क्लियर है, 7th पॉइंट आपको क्लियर है। 8th पॉइंट में आते हैं, 8th पॉइंट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट भी यहाँ पे दो मैंने लिखा हुआ है, एक तो है मैक्सवेल, राइट, और जो सेकंड है वो है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, पहला जो मैंने वैसे और लिखा है वहाँ पे तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, पहला जो है वो मैक्सवेल है सीजीएस यूनिट, और एक और सीजीएस यूनिट मैंने वहाँ पे लिखा है विच इज गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिलेशन भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशन इज 1 वेबर का आंसर मैंने लिखा है रिलेट करके, 1 वेबर का आंसर होता है 10⁸ मैक्सवेल,
राइट, वेबर एसआई यूनिट, मैक्सवेल सीजीएस यूनिट, क्लियर है। डायमेंशंस निकालना पड़ेगा हमको, डायमेंशंस निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको 7th और 8th पॉइंट एकदम क्लियर है। 9th पॉइंट में हम डायमेंशन निकालने वाले हैं। किस चीज का डायमेंशन? जो चीज को हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, चलो कुछ देखो कैसे निकाला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, ध्यान से सुनना। ये जो टेस्ला है ना, ये टेस्ला पता है किसका यूनिट है? ये चीज को डायरेक्टली रिलेट करो, कहां से पता है? यहां से, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो, क्लियर। बी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। इसका यूनिट होता है टेस्ला, देख सकते हो टेस्ला। और एरिया का तो यूनिट मालूम ही है, मीटर स्क्वायर। समझ में आया ये यूनिट आया कहां से, राइट। तो इस टेस्ला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये टेस्ला को लिखा जा सकता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, राइट। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर लिखा जा सकता है इस टेस्ला को। तो टेस्ला को हम, क्योंकि न्यूटन अपॉन देखो टेस्ला भी इस बी का ऐसा यूनिट है और न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी इस बी का ही ऐसा यूनिट है, क्लियर है ना। तो मैं इस टेस्ला को न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर लिख सकता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं, ऐसा रीजन है, टेस्ला का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, लेकिन न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर का मैं डायमेंशन निकाल पाऊंगा और इसको मैं मीटर स्क्वायर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा, क्लियर। यही लॉजिक है। चलो देखते हैं कैसे आएगा। न्यूटन का आई होप सबको डायमेंशन पता है, क्या होता है? L1 M1 T-2, ये न्यूटन का डायमेंशन। देखो मैं एक एक कर रहा हूं, मैं पहले न्यूटन का मैंने डायमेंशन लिख दिया, एम्पियर और मीटर का एक साथ लिखने वाला हूं मैं, ध्यान देना। एम्पियर के लिए मैं A⁻1 लिखता हूं और मीटर के लिए मैं L1 लिख देता हूं, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस मीटर, देखो टेस्ला का मैंने इसका डायमेंशन पूरा लिख दिया, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन बाकी है, लिख लेते हैं। मीटर स्क्वायर मींस लेंथ का पावर 2 आएगा यहाँ पे अभी, तो लेंथ का पावर आप 2 दो और बाकी आपको लिखना है तो लिखो, M0 T0 वो आप लिखना है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये L1 कैंसिल, ये जो A नीचे 1 है ये ऊपर जाएगा तो -1, तो देखो क्या आएगा आपका डायमेंशन जो फाइनल डायमेंशन होगा दैट विल बी L2, दिख रहा है आपको, क्लियर। क्योंकि ये L1 तो कैंसिल हो चुका है, L2 और ये M1 और ये T-2 एज इट इज है, L2 M1 T-2 एज इट इज है। हाँ, नीचे से ये जो A है, जो 1 था नीचे, वो ऊपर जाएगा, बन जाएगा A⁻1, क्लियर है। देख लो प्रॉपर्ली, कुछ मिस तो नहीं किया हमने, बिल्कुल नहीं। L1 कैंसिल हो गया है, L2 M1 T-2 और A⁻1, क्लियर। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि आया कैसे ये चीज, राइट। चलो एक और पॉइंट है हमारे पास, 10th पॉइंट ऐसा है कि अगर समझो मुझे कोई कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस केस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? चलो एक एजम्पशन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं एज्यूम करूँ कि एक कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न है, कितना टर्न है? सिर्फ एक टर्न है। एक टर्न के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हम ऐसा एज्यूम करें कि वो BA cos थीटा है। If the magnetic flux through a coil having only one turn is BA cos थीटा, तो n टर्न से कितना होगा? बहुत सिंपल है, n टर्न से होगा NBA cos थीटा, राइट ना। अरे n टर्न से होगा तो आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पहले कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा कॉइल जिसमें सिर्फ एक ही टर्न है, अगर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा है तो n टर्न के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा NBA cos थीटा, सिंपल। तो पॉइंट ऐसा है, if magnetic flux through coil having one turn is, अगर मैं 1 टर्न का कॉइल है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स को एज्यूम करता हूं BA cos थीटा, तो n टर्न्स के लिए कितना होगा? सो फॉर n टर्न्स, कैपिटल N टर्न्स में कितना होगा? फॉर n टर्न्स, अगर मैं n टर्न्स देखूं तो इस केस में मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यहाँ पे एक काम करते हैं, BA cos थीटा मैं ऐसा अलग से लिखता हूँ, प्रॉपर्ली ध्यान देना, मैं यही चीज रॉन्ग नहीं है, उस चीज को मैं फिर से लिख रहा हूँ, इज एक 1 टर्न से लिखा था ना हमने, 1 टर्न से, तो यहाँ पे हमने देखा था कितना था, BA cos थीटा हमने लिखा था। तो अगर मैं ये 1 टर्न के लिए अगर BA cos थीटा आंसर है तो n टर्न्स के लिए कितना होगा वो भी लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल इज, n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी जो भी आंसर वो एज इट इज, NBA cos थीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस n? दिस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स,
बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो सकता है, बी बार होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो, ये एरिया है एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, क्लियर है। सो ये हमने एक और फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब कॉइल में n टर्न्स होगा और 1 टर्न के लिए अगर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ही इस चीज को यूज कर सकते हो, राइट। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने आपको यहाँ पे, ऐसा बस और कुछ नहीं। सो आई होप आपको प्रॉपरली पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया है। ये पहले से कुछ चीज़ें लिखने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि टाइम थोड़ा बच जाता है, वीडियो थोड़ा छोटा बनता है, बस यही लॉजिक है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने सिखाई है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो प्रॉपरली एक बार सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू।